नमस्ते। सो कैसे आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो अपनी जो हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही है आज उसी के अंतर्गत ये मेरा अगला वीडियो है और इसके अंतर्गत अपन जानेंगे कि पाषाण काल, जैसे कि हेडिंग में लिखा है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज। तो पाषाण काल को समझते हैं अच्छे से। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, तो अगला वीडियो इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं आप थोड़ा सा देखते हैं और चले जाते हैं, पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कुछ। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझ में ना आए वहाँ पर आराम से पूछिए। ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़िए दिल लगा के, कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो पेपर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम या जगह की बात करें अपन वैकेंसीज की तो आ सकती हैं, क्योंकि अभी एमपी में जो हालात हैं उसे देखकर तो लग रहा है कि देना चाहिए, क्योंकि एमपी पुलिस वगैरह एमपी एसआई इनकी जो वैकेंसीज आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लड़के आंदोलन कर रहे हैं तो उस तरीके से आ सकती हैं वैकेंसीज। ठीक है, तो आप तैयार रहिए। वैकेंसी सरकार के ऊपर रहेगी, जब देगी जब दे देगी, लेकिन अपन कितने तैयार हैं ये अपन को देखना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोन एज। ठीक है, पाषाण काल को भारत के संदर्भ में, यानी कि पाषाण काल को भारत के संदर्भ में अपन प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण काल को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य ना हो। प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य ना मिले अपन को। उनके उसके बारे में केवल किससे पता लगाया जाए? जैसे कि उपकरणों के, जैसे कि उपकरण हुए। ठीक है ना, जो उपकरण हुए जैसे कि उनके तीर कमान वगैरह कुछ भी मान लीजिए। ठीक है ना, कुल्हाड़ी वगैरह। और जो गुफाएं थी, गुफाओं में जो चित्रकारी करते थे उसके माध्यम से। और जो आवास था उनका, जैसे कि जहाँ पर वो रहते थे उनके माध्यम से पता लगाना। ठीक है ना, तो इसके बाद जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होता। उसके बारे में केवल अपन उपकरणों, औजारों और आवास के माध्यम से और चित्रकलाओं के माध्यम से अपन क्या समझ सकते हैं, उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने? यानी कि इतिहास में साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्य चलते हैं इतिहास में। ठीक है ना, तो साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण यानी कि पाषाण काल को कौन कौन से? पूरे इतिहास को। ठीक है ना, साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, कौन कौन से? जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य मौजूद ना हो, उसे अपन क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। जिसके बारे में उपकरण, औजार, चित्रकला, आवास इनके माध्यम से जिसके बारे में अपन पता कर सकते हैं, मतलब जिसके बारे में अपन को उसकी जानकारी मिलती है प्राग ऐतिहासिक काल की, उसे क्या कहते हैं? अपन प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो हैं, यानी कि जिसके बारे में लिखित साक्ष्य भी हैं और उपकरण, औजार वगैरह ये तो सब चीज़ें मिलती हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन वो साक्ष्य ऐसे हैं कि उनको पढ़ा नहीं जा सकता। क्या? जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, उसे अपन क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे उदाहरण के रूप में सिंधु सभ्यता। कौन सी? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। क्या? सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। ठीक है, अब आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में वो आते हैं जिसके बारे में औजार वगैरह ये तो सब तो चीज़ों से तो अपन जानकारी प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं वो पढ़े जा चुके हैं। क्या? जो लिखित साक्ष्य हैं वो क्या है? पढ़े जा चुके हैं, यानी कि लिखित भी पढ़े जा चुके हैं और औजार वगैरह तो मिल रहे हैं, जो मिल ही रहे हैं, तो लिखित भी पढ़े जा सकते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ऐतिहासिक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। आद्य प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसके बारे में लिखित साक्ष्य, कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद ना हो, केवल उपकरणों, औजारों के माध्यम से अपन को जानकारी मिलती है उसके बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसके बारे में औजार और उपकरण तो हैं लेकिन लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके, यानी कि जो लिखित साक्ष्य हैं, यानी कि जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण उसे क्या, किस काल में रखा जाता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। उदाहरण के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके बाद में कौन सा आता है? ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखित भी प्रमाण है, और जैसे कि अशोक के स्तंभ वगैरह हुए। ठीक है ना, और अशोक के स्तंभ और
गुफा क्षेत्र, मंदिर वगैरह, जो सभी चीज मतलब सभी औजार मोजार जो सब चीज़ें अपने पास उपलब्ध हैं और उन्हें अपन अच्छे से समझ सकते हैं। और जो लिखी गई है, जो चीज़ें लिखी गई हैं पत्थरों पे या किसी में भी, वो अपन आराम से पढ़ सकते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपन प्राग ऐतिहासिक काल, जो अपना सबसे पुराना काल है। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, उनके बारे में बाद में जानेंगे जब सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे अपन तब। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में, डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में, कहाँ? 1842 में कर्नाटक के, कौन से? कर्नाटक के रायचूर जिले में, कौन से? कर्नाटक के रायचूर जिले में, रायचूर जिले के सुगुर नामक, लिंग सुगुर, कौन सा? लिंग सुगुर नामक जगह पर क्या किया था? सबसे पहले उपकरणों की, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। किसने की थी? डॉक्टर प्राइमरोज ने। कब की थी? 1842 में। कहाँ की थी? तो कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंग सुगुर नामक जगह पर इन्होंने क्या खोजा था? एक छुरा और तीर के फलक खोजे थे। क्या खोजे थे? एक छुरा खोजा था और दूसरे क्या खोजे थे? तीर के फलक खोजे थे, जो कि पत्थर से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? पत्थर से बने हुए थे। इसीलिए इन्हें भारत के प्राग ऐतिहासिक काल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसके? डॉक्टर प्राइमरोज को। अगर पूछा जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर प्राइमरोज को कहा जाता है। कब खोजा था इन्होंने? सबसे पहले 1842 में। ये एक अंग्रेज थे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ये चीजें। तो इसके बाद में आते हैं 1853। 1853 में जॉन इवांस, कौन? जॉन इवांस, जॉन इवांस महोदय द्वारा मध्य प्रदेश में, 1853 में जॉन इवांस महोदय द्वारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर, कौन से? नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर, कौन सा? नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर में पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो जॉन इवांस द्वारा। कहाँ की गई थी? अपने मध्य प्रदेश में। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। कौन सी जगह? टी नरसिंहपुर में क्या की गई थी? पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई थी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, कौन सा? रॉबर्ट ब्रूसफुट। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने चेन्नई, आज का चेन्नई, और पहले का कौन सा? मद्रास, यानी कि 1863 के समय कौन क्या कहलाता था? चेन्नई। आज का चेन्नई क्या कहलाता था? मद्रास कहलाता था। तो चेन्नई या मद्रास के निकट पल्लवरम, कौन सा? पल्लवरम नामक स्थान पर, कौन सा? पल्लवरम नामक स्थान पर, चेन्नई के निकट या मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर पहली बार, क्या? पहली बार किसकी खोज की गई थी? हैंडेक्स यानी कि कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब की गई थी? 1863 में। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने चेन्नई या मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर क्या की थी? पहली बार हैंडेक्स, क्या? हैंडेक्स संस्कृति अलग से पढ़नी पड़ेगी अपन, ठीक है? कुल्हाड़ी संस्कृति, हैंडेक्स यानी कि कुल्हाड़ी की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब? 1863 में। इसके बाद आते हैं 1884 में विलियम किंग, कौन सा? विलियम किंग। 1884 में विलियम किंग ने अतिरमपक्कम, कौन सा? अतिरमपक्कम, ये भी दक्षिण भारत के नाम है, ठीक है? तो अतिरमपक्कम में किसकी खोज की थी? कुल्हाड़ी की खोज की थी। इन्होंने क्या की थी? कुल्हाड़ी की खोज की थी। 1884 में विलियम किंग ने अतिरमपक्कम में किसकी खोज की थी? तो कुल्हाड़ी की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं 1935 में, कौन सा? 1935 में डी टेरा व पीटरसन, कौन? डी टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में एक क्या बनाया गया? अभियान दल बनाया गया। क्या बनाया गया? अभियान दल। किसकी खोज के लिए? पुरापाषाणकालीन के उपकरणों की खोज के लिए, ठीक है ना? तो डी टेरा व पीटरसन के नेतृत्व में जो अभियान दल का नाम था वो क्या था? एल कैब्रिन। क्या? एल कैब्रिन। क्या नाम था? एल कैब्रिन अभियान दल। एल कैब्रिन अभियान दल चलाया गया था, जिसने शिवालिक, जो आज का हिमालय, उसे हिमालय को क्या कहते हैं अपन? हिमालय की 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। कौन सा? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक की पहाड़ियों में, क्या? शिवालिक की पहाड़ियों में पोतवार पठार, कहाँ पे? पोतवार पठार में उपकरणों की खोज की गई थी। किसके उपकरणों की खोज की गई थी? तो
पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई थी। कहाँ पे? शिवालिक पहाड़ी में पोतवार पठार में उपकरणों पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई थी। पोतवार का पठार वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान में पोतवार का पठार स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगर आगे आते हैं तो 1950 में क्या ये 1950 में स्टुअर्ट पिगट कौन थे? 1950 में एक अंग्रेज अधिकारी थे। कौन थे? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने अपनी किताब, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? प्री हिस्टोरिक। क्या नाम था? प्री हिस्टोरिक इंडिया। क्या नाम था? प्री हिस्टोरिक इंडिया। किसी किताब थी? स्टुअर्ट पिगट की। कब आई थी? तो 1950 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में क्या किया है इन्होंने? विस्तृत वर्णन किया, यानी कि इन्होंने विस्तृत चर्चा की है। किसमें? अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में इन्होंने विस्तृत चर्चा की है। ठीक है। अब आइए इन चीज़ों को अपन मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पाषाण काल के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को। प्राइमरोज ने किसकी खोज की थी सबसे पहले? तो तीर के फलक और छुरा की खोज की थी। कहाँ की थी? तो कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान पर इन्होंने खोज की थी। कब की थी? 1842 में। प्रागैतिहासिक काल के जनक इन्हें माना जाता है। अब आप जानते हैं अपन पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। क्या कहा गया है? पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण, पहला आता है पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा होता है? नव पाषाण काल। नवपाषाण काल। ठीक है। कौन कौन थे? पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांट लिया अपन ने? 3 भागों में बांट लिया। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो कब माना जाता है? 5 लाख से लगाकर 5 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। 5 लाख से लेकर कितने? 10,000 वर्ष पूर्व तक। 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है। 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। किसका समय है ये? पूरा पाषाण काल का है। कब तक है? 5 लाख से लेकर 10,000 पूर्व तक का जो समय है उसे किस में रखा जाता है? पूरा पाषाण काल में रखा जाता है। ठीक है। 10,000 से 8,000 के बीच का जो समय है वो किसका है? मध्य पाषाण काल का। 10,000 से लेकर 8,000 के बीच का जो समय है वो किसका है? मध्य पाषाण काल का, पूर्व तक। ठीक है। 10,000 से लेकर 8,000 के बीच का जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है? तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक है। नव पाषाण काल का समय क्या है? तो 8,000 से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक। 8,000 से लगाकर कितने? 6,000 वर्ष पूर्व का जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है? तो नव पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक है। मध्य पाषाण काल को अपन ने कितने भागों में डिवाइड कर लिया? 3 भागों में। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। इनका जो समय अवधि है 5 लाख से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो किस में माना जाता है? पूरा पाषाण काल में माना जाता है। मध्य पाषाण काल में क्या माना जाता है? 1,000 से लेकर 8,000 तक के बीच का जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है? तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और 8,000 से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है? तो नव पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब आइए अपन करते हैं स्टार्ट पूरा पाषाण काल। कौन सा? पूरा पाषाण काल। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, पूरा पाषाण काल। क्या डालना है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल को भी क्या कर लेते हैं? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से? एक आता है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा आता है? मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल।
मध्य पुरापाषाण काल। और तीसरा कौन सा होता है? उच्च पुरापाषाण काल। कौन सा? उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल को अपन ने कितने भागों में विभाजित कर लिया? 3 भागों में। कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो सबसे पहला है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांट लिया अपन ने? 3 भागों में बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में। कौन कौन से? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, इसकी जो समय अवधि वो कितनी है? 5 लाख से लेकर 10,000 तक। 5 लाख से लेकर 10,000 तक इसकी समय अवधि है। ठीक है, समय अवधि है किसकी? पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल की अब जो निम्न पुरापाषाण काल की जो समय अवधि है वो कितनी है? वो है 5 लाख से लेकर कितने? 50,000 तक। 5 लाख से लेकर कितनी है? 50,000 वर्ष पूर्व तक क्या है? इसकी समय अवधि है किसकी? निम्न पुरापाषाण काल की। ठीक, और जो मध्य पुरापाषाण काल की जो समय अवधि है वो 50,000 से लेकर 40,000 तक है। कितनी? 40,000। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल का समय क्या है? 50,000 से लेकर 40,000। जबकि उच्च पुरापाषाण काल का समय कितना है? तो 40,000 से लेकर 10,000 तक। कितना है? 10,000 तक का जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है? तो उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है। और उच्च पुरापाषाण काल में क्या हुई थी? होमो सैपियंस यानी अपने मानवों की उत्पत्ति हुई थी। जो अपन आज के मानव है ना, वैज्ञानिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस मानव की उत्पत्ति कब हुई थी? तो उच्च पुरापाषाण काल में हुई थी। यानी कि 40,000 से लेकर 10,000 के बीच के समय अंतराल में किसकी उत्पत्ति हुई थी यहाँ अपने भारत में? तो पृथ्वी पर यानी कि होमो सैपियंस मानव यानी कि आज के बुद्धिमान मानव की उत्पत्ति कब हुई थी? उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित कर लिया? 3 भागों में विभाजित कर लिया। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल का समय, देखो समय अवधि कोई जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको नहीं, ये नहीं रट रहा है ना, बिल्कुल नहीं रटना। क्या? बिल्कुल भी नहीं रटना। जो इसकी डेट वगैरह है ना, हिस्ट्री में एक चीज बता दूं आपको, डेट याद लगभग कब से स्टार्ट करनी है? आधुनिक भारत की जो डेट है ना वो याद करनी है। क्या करनी है? जो आधुनिक भारत का जो समय है ना, आधुनिक भारत के जो समय में जो क्रांतियाँ हुई थी, जैसे 18 1947 जैसे भारत आज़ाद हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, 1919 का जो एक्ट वगैरह पारित किए थे सरकार ने, जो अंग्रेज सरकार के, यानी कि नवपास जो जो आधुनिक हिस्ट्री है ना, आधुनिक इतिहास, भारतीय आधुनिक इतिहास है ना, उसकी डेटें याद करनी है। उससे पहले की डेटें रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके बारे में खुद ही नहीं पता कि कन्फर्म डेट कब थी। ठीक है ना, तो कन्फर्म डेटों का पता नहीं है, तो क्योंकि तब तब लोग बाग इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब आधुनिक भारत स्टार्ट हुआ तब उस समय क्या था? गवर्नमेंट थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऊपर राज कर रही थी। ठीक है ना, तो इसलिए अपन को कौन सी डेटें याद रखनी है? अधिकतर कौन सी डेटें याद रखनी है अपन को? तो आधुनिक भारत की याद रखनी है। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ। अगर ये समय याद नहीं होता है आपसे तो बिल्कुल भी मत करिए। क्या? बिल्कुल भी मत करिए। बस याद रखना है पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जबकि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल। ठीक है, लेकिन मैं तो समय बता रहा हूँ। अगर आपसे नहीं होता तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे याद। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन, अब इनमें से सबसे पहले कौन उठाते हैं? निम्न पुरापाषाण काल। यानी कि पुरापाषाण काल को अपन ने कितने भागों में बांट लिया है? 3 भागों में बांट लिया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो अपना जो सबसे पहला है वो कौन है? निम्न पुरापाषाण काल। कौन है? निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल। ठीक, कौन सा है? निम्न पुरापाषाण काल। इसको देखते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, इसकी समय अवधि 5 लाख से लेकर 50,000 वर्ष तक मानी जाती है। इस समय के जो औजार बनते थे, वो कौन सी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं? तो कौर संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। किस पद्धति पर बनते थे? तो कौर प्रणाली या कौर संस्कृति
कोर संस्कृति या प्रणाली या पद्धति पर बनते थे। ठीक है, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल के जो हथियार थे वो किस पद्धति पर आधारित थे, यानी किस पद्धति को देखकर उन्होंने अपने औजार बनाए थे। तो कौन से थे? कोर संस्कृति। कौन सी थी? कोर संस्कृति को देखकर ही जो इनके समय जो हथियार बनाए जाते थे वो किस संस्कृति में रखा जाता है उनको, तो कोर संस्कृति में रखा जाता है। ठीक है, इस काल के जो हथियार थे वो बना के बता दूं मैं आपको। तो एक तो ये था, ठीक है, इसको बीच में से ऐसे कर लिया जाता था और ये यहाँ पर कैसा रहता था? नुकीला रहता था। ये कैसा रहता था? नुकीला। इसे अपन क्या कहते थे? चापर कहते थे। क्या कहते थे? चापर। चापर, ठीक है। एक ये रहता था चापर, ठीक है, इसे क्या कहते थे? चापिंग कहते थे। चापिंग, क्या था? चापिंग, चापर, चापिंग, ठीक है। और एक क्या थी? विदारणी। कौन सी थी? विदारणी। इसे क्या कहते थे? विदारणी। विदारणी। और एक कौन सी थी? तो कुलाड़ी। ये क्या थी? तो कुलाड़ी। कुलाड़ी, ठीक है। ये क्या थी? ये क्या थे? इसके प्रमुख हथियार थे, यानी कि इस काल निम्न पुरापाषाण काल के जो प्रमुख हथियार थे वो किस पद्धति पर आधारित थे? कोर संस्कृति पर आधारित थे। और क्या था इनमें प्रमुख? चापर, चापिंग, विदरणी और कुलाड़ी क्या है इसके प्रमुख हथियार हैं। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। इन औजारों के आधार पर, यानी कि चापर, विदरणी और कुलाड़ी, इन औजारों के आधार पर निम्न पुरापाषाण काल को भी कितने भागों में बांट लिया जाता है? 2 भागों में बांट लिया जाता है। यानी कि औजारों के आधार पर निम्न पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांट लिया जाता है? 2 भागों में। एक आती है चापर चापिंग संस्कृति, चापर एवं चापिंग संस्कृति। चापिंग संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल को औजारों के आधार पर कितने भागों में बांट लिया गया? 2 भागों में बांट लिया गया। एक आती है चापर या चापिंग संस्कृति, दूसरी आती है हैंडेक्स या कुलाड़ी संस्कृति। कौन सी? कुलाड़ी संस्कृति। कुलाड़ी संस्कृति, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? जो चापर या चापिंग संस्कृति थी ये थी उत्तर भारत की संस्कृति थी। ये कौन सी थी? किसकी थी? तो उत्तर भारत की। ये कहाँ की थी? तो उत्तर भारत की संस्कृति थी। ठीक है, यानी कि ये हथियार कहाँ बनाए जाते थे मानवों के द्वारा? उत्तर भारत, यानी गंगा घाटी मैदान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, इन क्षेत्रों में जो मानव निवास करता था निम्न पुरापाषाण काल में, वो कौन से हथियार बनाता था? तो चापर एवं चापिंग संस्कृति, यानी कि चापर चापिंग हथियार बनाते थे। ठीक है, जबकि कुलाड़ी संस्कृति कहाँ की थी? दक्षिण भारत की संस्कृति थी। कौन सी? दक्षिण भारत की, यानी कि दक्षिण भारत में जो व्यक्ति रहते थे वो किसका प्रयोग करते थे हथियार के रूप में? तो कुलाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण काल के जो हथियार हैं वो किस प्रणाली पर थे? कोर प्रणाली पर थे या कोर संस्कृति पर आधारित थे। इनमें जो हथियार थे वो क्या थे? प्रमुख रूप से चापर, चापिंग, विदारणी और कुलाड़ी थे। ठीक है, चापर और इन्हीं हथियारों की, यानी कि औजारों के आधार पर क्या कर लिया गया है? निम्न पुरापाषाण काल को 2 भागों में बांट लिया गया है। क्या कर लिया गया है? निम्न पुरापाषाण काल को 2 भागों में बांट लिया गया है। कौन कौन से? चापर एवं चापिंग संस्कृति, और दूसरी कौन सी आती है? कुलाड़ी संस्कृति। कौन सी? कुलाड़ी संस्कृति। ठीक है, तो चापर या चापिंग संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में हुआ था। ठीक है, और जबकि कुलाड़ी संस्कृति का विकास कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, और जहां पर ये दोनों, जहां एक स्थान ऐसा है, यानी कि चापर एवं चापिंग संस्कृति कहाँ की है? उत्तर भारत की, और कुलाड़ी संस्कृति कहाँ की है? दक्षिण भारत की। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर ये दोनों हथियार पाए जाते हैं, यानी कि ये दोनों औजार मिले हैं। कहाँ पर?
एक जगह ऐसी है भारत में जहाँ पर ये दोनों यानी कि उत्तर भारत के औजार भी मिले हैं और दक्षिण भारत के औजार भी मिले हैं। लेकिन आमतौर पर ये कहाँ मिलते थे, कुल्हाड़ी कहाँ पाई जाती थी, आमतौर पर दक्षिण भारत में मिली है, जबकि चापर एवं चापिंग संस्कृति कहाँ मिली है, उत्तर भारत में। ठीक है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर ये दोनों जगह क्या, दोनों औजार क्या मिले, एक जगह पर मिले। ठीक है, और उसका नाम है जम्मू कश्मीर में एक जगह है चौतरा। जम्मू कश्मीर में एक जगह कौन सी है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है कौन सा, चौतरा। कौन सा, चौतरा। चौतरा में क्या पाया गया है, कुल्हाड़ी भी पाई गई है और चापर एवं चापिंग भी मिले हैं। ये दोनों हथियार भी मिले और ये हथियार भी मिले, क्या दोनों मिले, यानी कि दक्षिण भारत के हथियार भी पाए गए और उत्तर भारत के हथियार भी कहाँ पाए गए, कहाँ पे पाए गए हैं, ये तो जम्मू कश्मीर में चौतरा नामक जगह पर ये दोनों हथियार पाए गए हैं। इसीलिए चौतरा को उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन बिंदु कहते हैं। क्या, मिलन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, चौतरा को क्या कहा जाता है, उत्तर और दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिलन स्थल कहा जाता है, जहां पर क्या पाए गई है, ये दोनों संस्कृति पाई गई है। कौन कौन सी, चापर एवं चापिंग संस्कृति और कुल्हाड़ी संस्कृति कहाँ पाई गई है, तो ये दोनों कहाँ पाई गई है, जम्मू कश्मीर में चौतरा नामक स्थान पर। ठीक है, तो चौतरा को क्या कहा जाता है, उत्तर और दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं आशा करता हूँ। ऐसे इतनी कठिन है नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे जानते हैं। चापर एवं चापिंग संस्कृति की जो खोज थी वो किसने की थी, तो D.N. बार्डिया ने की थी। किसने की थी, D.N. बार्डिया ने किसकी खोज की थी, तो चापर एवं चापिंग संस्कृति की खोज की थी किसने, D.N. बार्डिया ने। और जो इसकी लेकिन इसकी जो विस्तृत खोज की किसने, यानी कि इसकी जो विस्तृत खोज की किसकी, चापर एवं चापिंग संस्कृति की खोज किसने की थी, D.N. बार्डिया ने की थी। D.N. बार्डिया ने की, लेकिन इस संस्कृति पर विस्तृत काम किसने किया, तो डी टेरा और पीटरसन ने किया था। किसने किया था, डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। किसने किया था, पीटरसन। यानी कि चापर एवं चापिंग संस्कृति पर विस्तृत काम किसने किया था, यानी कि इसके विस्तृत हथियार किसने, मतलब विस्तृत औजार किसने निकाले थे ढूंढकर, तो किन्होंने निकाले थे, डी टेरा एवं पीटरसन ने निकाले थे। लेकिन इसकी जो संस्कृति की खोजकर्ता है उनका नाम क्या है, तो D.N. बार्डिया है। ठीक है, इन्होंने इस पे जो विस्तृत काम किया था तो वो कब किया था, इसकी खोज कब की गई थी, तो 1928 में की गई थी। कब की गई थी, यानी कि चापर एवं चापिंग संस्कृति की खोज कब की गई थी, तो 1928 में की गई थी। जबकि इन्होंने कब इस पर काम शुरू किया था, तो 1935 में किया था। कब किया था, 1935 में। यानी चापर एवं चापिंग संस्कृति की खोज किसने की, D.N. बार्डिया ने की। कब की, तो 1928 में की। और डी टेरा एवं पीटरसन ने इस पर विस्तृत काम शुरू कब किया था, तो 1935 में किया था। किस पे, चापर एवं चापिंग संस्कृति में। कहाँ की विशेषता है, तो उत्तर भारत की विशेषता है। ठीक है, यानी कि ये उत्तर भारत की संस्कृति कहलाती है। और कुल्हाड़ी कहाँ की संस्कृति है, तो दक्षिण भारत की संस्कृति है। लेकिन ये दोनों ही औजार एक जगह पर पाए गए हैं। कौन सी जगह पर पाए गए हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में चौतरा नामक जगह पर पाए गए हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उत्तर और दक्षिण भारत का मिलन स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, और हैंडेक्स संस्कृति के जो खोजकर्ता है उन्हें क्या कहा जाता है, उनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन से, रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने इसकी खोज कब की गई थी, तो 1863 में की थी। कब की थी, 1863 में, पल्लवरम। ठीक है ना, चेन्नई के पास में। ठीक है, चेन्नई के पास मैंने बताया था ना, पल्लवरमपुरम, जहाँ पे हैंडेक्स संस्कृति की खोज की थी किसने, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। कब की थी, तो 1863 में। यानी कि कुल्हाड़ी संस्कृति की खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। कब खोजी गई थी, 1863 में खोजी गई थी। ठीक है, और चापर एवं चापिंग संस्कृति की खोजकर्ता कौन है, तो D.N. बार्डिया है। और इस पर विस्तृत काम किसने किया, तो डी टेरा व पीटरसन ने किया था। अब आइए आगे देखते हैं।
आगे आते हैं इनके स्थान, यानी कि स्थान कहाँ कहाँ इनके औजार पाए गए। तो स्थानों में देख लीजिए, स्थान देखिए, स्थान, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इसमें 2 जगह पाए गए हैं। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में 2 जगहों पर इसके उपकरण पाए गए हैं। एक आता है पोतवार का पठार। कौन सा? पोतवार का पठार। पोतवार का पठार जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, जो पाक अधिकृत कश्मीर है ना, इस पे पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपना कब्जा कर रखा है, उसे अपन वो आ तो जम्मू कश्मीर में ही रहा है ना। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा आ रहा है? पोतवार का पठार भी आ रहा है। तो यहाँ पर कौन से कालीन की जो कौन सी पुरापाषाण कालीन उपकरणों की यहाँ पर क्या की गई थी? तो खोज की गई थी। तो जम्मू कश्मीर में एक स्थान कौन सा हो गया? पोतवार का पठार, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। और दूसरा कौन सा है? लिद्दर घाटी। कौन सा? लिद्दर घाटी, लिद्दर नदी की घाटी। कौन सी? दूसरा कौन सा है? लिद्दर, लिद्दर नदी की घाटी, नदी की घाटी, लिद्दर नदी की घाटी। लिद्दर नदी की घाटी के पास में, लिद्दर नदी की घाटी के पास में पहलगाम नामक स्थान पर, क्या? पहलगाम। कौन सा? पहल गांव नामक स्थान पर भी कौन सी संस्कृति मिली है? तो चापर और चापिंग संस्कृति पाई गई है। कौन सी? चापर एवं चापिंग, चापिंग संस्कृति पाई गई है, ठीक है। और एक वो चौतरा तो है ही जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। तो कौन कौन से हो गए? पोतवार का पठार, लिद्दर नदी की घाटी में, पहलगाम के पास में क्या पाई गई है? तो चापर एवं चापंग संस्कृति पाई गई है। और चौतरा में क्या पाई गई है? ये दोनों ही पाए गए हैं, ठीक है। इसीलिए चौतरा को दक्षिण और उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पाई गई है? तो राजस्थान में पाई गई है डिडवाना में। कहाँ पाया गया है? राजस्थान में कहाँ पाए गए हैं पुरापाषाण कालीन उपकरण? तो डिडवाना में, डिडवाना में, ठीक है। जो निम्न पुरापाषाण काल के औजार है, ठीक है, डिडवाना में पाए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र में कहाँ पाए गए? महाराष्ट्र में भी पाए गए हैं इनके स्थान। महाराष्ट्र में कहाँ पाए गए? नेवासा में, नेवासा में पाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए गए? यूपी, बेलन नदी की घाटी में पाए गए। बेलन नदी घाटी कहाँ पड़ती है? तो प्रयागराज के पास पड़ती है, प्रयागराज के पास मिलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? एमपी में। तो नर्मदा नदी की घाटी, नर्मदा नदी की घाटी के पास कौन सा है? टी नरसिंहपुर। तो एक है टी नरसिंहपुर, टी नरसिंहपुर, टी नरसिंहपुर हो गया। और दूसरा कौन सा है? भीमबेटका, भीमबेटका, ठीक है। कौन कौन से मध्य प्रदेश के 2 स्थान हैं जहां पर निम्न पुरापाषाण काल के क्या पाए गए हैं? औजार मिले हैं। कौन कौन से उपकरण मिले हैं? या टी नरसिंहपुर और भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज किसने की थी? ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। आपने एमपीजी के पढ़ी रखी है इतनी, तो किसने की थी और किस जिले में पड़ती है? यानी कि भीमबेटका जो गुफा है वो किस जिले में पड़ती है और इसकी खोज किसने की थी? निम्न पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था उसको कृषि का ज्ञान नहीं था। यानी कि निम्न पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था उसे कृषि का ज्ञान नहीं था। ये अभी भी क्या था? खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था, यानी कि जानवरों को मारना और कंदमूल फल खाना, ठीक है। पेड़ के पत्ते लपेट के घूमना, जहाँ मिले जाके वहीं सो जाना, ठीक है। और इन्हें जो आग की खोज तो पहले ही हो चुकी थी, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल से पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जो निम्न पुरापाषाण काल का जो व्यक्ति है, यानी कि जो मनुष्य है, उसे आग की खोज के बारे में इतना पता नहीं था। यानी कि उसने आग की खोज का प्रयोग करना यानी कि व्यापक रूप में नहीं किया है, करता था लेकिन कम करता था, ठीक है। तो इस काल का जो मानव था वो कौन सा था? खाद्य संग्रहालय तक ही सीमित था, यानी कि खाने को इकट्ठा करने का ही उसका दिन भर का काम था। इस मानव को आग का ज्ञान तो था लेकिन वो क्या करता था? इसका प्रयोग नहीं कर पाया था। इस काल के जो औजार हैं वो किस पत्थर से बने हैं? तो क्वार्टरजाइट पत्थर से बने हैं। किस पत्थर से? क्वार्टरजाइट पत्थर के बने होते थे। किस पत्थर के बने होते थे? क्वार्टरजाइट पत्थर के बने होते थे।
कोटरजाइट पत्थर के बने होते थे। ठीक है, तो ये था अपना निम्न पुरापाषाण काल। अब आइए अब आगे देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, अगला हेडिंग है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को अपन ने तीन भागों में बांटा था ना। निम्न पुरापाषाण काल अभी पढ़ के अभी खत्म किया है। इसके बाद कौन सा आ गया? मध्य पुरापाषाण काल, और एक कौन सा था? उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो अपन मध्य पुरापाषाण काल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल का समय कितना था? तो 50,000 से लेकर 40,000 के बीच का जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है? तो मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है। इस समय जो संस्कृति बनाने के मतलब इस समय जो औजार बनाए जाते थे वो किस औजार या उपकरण जो बनाए जाते थे तो वो किस संस्कृति के किस संस्कृति पर बनते थे? तो फलक संस्कृति पर बनते थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। पहली कौन सी थी? कोर संस्कृति। ये कौन सी है? फलक संस्कृति। यानी कि इस समय के जो औजार बनते थे वो किस संस्कृति के थे? तो फलक संस्कृति के औजार थे। ठीक है, इनमें कौन कौन से थे? खुरचनी थी। कौन कौन से औजार थे? पुराने तो चल ही रहे हैं, पुराने नहीं होंगे खत्म। ठीक है, यानी चापर, चापिंग, बिदारणी और कुल्हाड़ी। तो खुरचनी, जो नए हथियार जुड़ गए हैं अभी। ठीक है, तो खुरचनी, बेदनी और तक्षणी। कौन सी थी? तक्षणी। यानी कि कोई चीज़ अगर आपके पास में नई चीज़ आ जाए, मान लीजिए आपके पास में नई गाड़ी आ गई, ठीक है ना, तो आप पुरानी गाड़ी फेंक थोड़ी ना दोगे कि फेंक दोगे ऐसे ही जाके नदी में फेंक दी, फेंकोगे नहीं ना, उसका भी यूज़ करोगे कभी कभी। तो इसीलिए जो औजार हैं, यानी कि जो निम्न पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ, उनमें थोड़ा सा उन्होंने और हथियार क्या कर लिए? विकसित कर लिए। यानी कि उन्होंने दूसरे नए हथियार खरीद लिए। यानी कि मान लीजिए आप पुरानी गाड़ी से पहले घूमते थे, लेकिन आपने क्या किया? आप नई गाड़ी खरीद ली। क्या करने लगी? नई गाड़ी खरीद ली। तो आप कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करोगे? नई चलाओगे ना। तो इसीलिए अब वो क्या करते थे? पुराने हथियार तो थे ही सही, उनका भी यूज़ करते थे, लेकिन कभी कभार करते थे, कभी कभार उसका भी यूज़ करते थे। लेकिन जो नए हथियार थे वो कौन से आ गए थे? खुरचनी, बेदनी और तक्षणी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, बाइक का उदाहरण दिया मैंने कि पुरानी गाड़ी तो है आपके पास में, लेकिन आप ज़्यादा यूज़ किसका करोगे? नई गाड़ी का करोगे। कभी कभार आप उस गाड़ी का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बाई चांस कभी पंक्चर हो जाए, पेट्रोल नहीं हो उसमें, तो किसका यूज़ करोगे? आप पुरानी गाड़ी का यूज़ करोगे ना। तो इसीलिए जो पुराने हथियार तो चल ही रहे थे, लेकिन उनके साथ में अब नए हथियार कौन कौन से जुड़ गए थे? तो खुरचनी, बेदनी और तक्षणी, जो किस संस्कृति पर आधारित थे? तो फलक संस्कृति पर आधारित थे। जो पहले के हथियार थे वो किस संस्कृति पर आधारित थे? तो वो थे कोर संस्कृति पर आधारित थे। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो एच.डी. संकालिया को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एच.डी. संकालिया। मध्य पुरापाषाण काल की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एच.डी. संकालिया को दिया जाता है। ठीक है, खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो एच.डी. संकालिया को दिया जाता है। इन्होंने क्या की थी? मध्य पुरापाषाण काल की खोज की, मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज की। ठीक है ना, उपकरणों की। अब ऐसे कैसे पता लगा रहा है कि सर की मध्य पुरापाषाण काल में कैसे आ गए? तो औजारों के आधार पर। कैसे? औजारों के आधार पर क्या लगाया जाता है? सालों का या कालों का पता लगाया जाता है। यानी कि इस समय से लेकर इस समय तक के बीच के जो औजार हैं वो इस तरीके के औजार पाए जा रहे हैं, लेकिन इस समय के बाद के जो औजार हैं उनमें कौन कौन से आ गई? खुरचनी, बेदनी और तक्षणी भी जुड़ गए हैं। ठीक है ना, तो ये नया काल हो गया। तो इसे किस में रख दिया? मध्य पुरापाषाण काल में रख दिया गया। ठीक है, इसके समय के जो औजार थे वो देख लो। ये क्या था? ये नुकीला बाग था। ये क्या था? नुकीला। इसे क्या कहते थे अपन? बेदनी कहते थे। इसका नाम क्या था? बेदनी। दूसरा था, नहीं इस तरीके से नहीं, एक ये था। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका नाम था तक्षणी। क्या था? तक्षणी। ठीक है, इसे ब्लेड कहते थे। ये कैसी आकार की थी? तो
ये ब्लेड के आकार की थी। कैसे आकार की थी? ब्लेड के आकार थी, यानी कि काटने करने में ये उसके काम आती थी। और बेदनी ऐसे क्या करते थे, यानी कि बेदनी क्या थी, एक तरीके से नुकीली थी, तो इसको क्या था, दूर से फेंक के मार दिया किसी में भी। किस में क्या कर दिया, किसी जानवर में दूर से फेंक के मार दिया। और ब्लेड के माध्यम से क्या कर लेते थे, वो जानवर को काट लिया करते थे, ठीक है। और जो खुरचनी थी वो किस टाइप की थी, इस टाइप की, ठीक है। यानी कि उसमें एक ब्लेड नुमा क्या लगे रहते थे। इससे क्या किया जाता था, तो जानवरों की खालों को खींचा जाता था, यानी खालों को उतारा जाता था इसके माध्यम से, खुरचनी के माध्यम से। खुरचनी किसका काम करती है, किस चीज़ को निकालने का ही काम करती है ना। तो खुरचनी का प्रयोग कहाँ किया जाता था, जानवरों की खालों को निकालने के लिए किया जाता था, ठीक है। ये क्या थी, एक ब्लेड की तरह थी। इस काल के प्रमुख 3 स्थल हैं, कौन से? इस काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो कितने हैं, 3 स्थल हैं। कौन कौन से हैं? एक है नेवासा। नेवासा कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा, नेवासा, नेवासा। नेवासा नदी पर, नेवासा के पास में कौन सी नदी बहती है, प्रवरा नदी बहती है। कौन सी, प्रवरा नदी। किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये कहाँ पे है, नेवासा प्रवरा नदी के तट पर पाए गए हैं इसके हथियार, यानी कि मध्य पुरापाषाण काल के जो हथियार है वो कहाँ, नेवासा प्रवरा नदी के तट पर पाए गए हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरा स्थान कौन सा है, नेवासा में ही है, ये भी कौन सा है, चिरकी। इसका नाम क्या है, चिरकी में पाए गए हैं। इसके अलावा चिरकी, चिरकी के नज़दीक, ठीक है। कौन से, नेवासा में, चिरकी प्रवरा नदी के तट पर। नेवासा में कौन सी 2 जगह पर पाए गए हैं, नेवासा में कौन कौन से, एक तो प्रवरा नदी के तट पर और दूसरे कहाँ पाए गए हैं, तो चिरकी में पाए गए हैं। तीसरा कौन सा आता है, हथनोरा। तीसरा स्थान कौन सा है, तो हथनोरा, हथनोरा। हथनोरा से क्या हुआ, सबसे पहले मानव कंकाल प्राप्त किया गया। सबसे पहले मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो हथनोरा से प्राप्त किया गया था, ठीक है। सबसे पहले मानव कंकाल। इसके बाद नेवासा को मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता था। क्या कहा जाता है, ये भी नेवासा महाराष्ट्र में ही है, तो हथनोरा भी। तो नेवासा को क्या कहा जाता था, मध्य पुरापाषाण काल का, मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है, प्रारूप स्थल कहा जाता है। नेवासा को क्या कहा जाता है, मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है। यानी कि मध्य पुरापाषाण काल के जितने भी हथियार यानी कि औजार मिले हैं, वो अधिकार कहाँ से मिले हैं, तो नेवासा महाराष्ट्र से मिले हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन उच्च पुरापाषाण काल। इसके बाद कौन सा आता है, उच्च पुरापाषाण काल। इसके बाद में अगला है, निम्न पुरापाषाण काल हो गया, अब आते हैं उच्च पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल हो गया, नेक्स्ट आते हैं उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल, इसका जो समय अवधि थी वो कितनी थी, इसकी जो समय अवधि है वो है 4000 से लेकर 10,000। कौन सी अब समय अवधि है, 10,000 से लेकर 4,000 तक, या 4000 से लेकर 10,000 के बीच का जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है, तो उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस समय जो हथियार बनाने की जो प्रकृति थी यानी कि जो संस्कृति थी वो कौन सी थी, ब्लेड संस्कृति कहलाती है। कौन सी, ब्लेड संस्कृति, ब्लेड संस्कृति, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल की कौन सी थी, कोर संस्कृति थी। मध्य पुरापाषाण काल की कौन सी संस्कृति, हथियार बनाने की फलक संस्कृति थी। जबकि उच्च पुरापाषाण काल की जो संस्कृति वो कौन सी है, ब्लेड संस्कृति है। इसको क्या देते हैं अपन, ब्लेड संस्कृति नाम देते हैं, ठीक है। इस काल के जो औजार है वो खुरचनी, बेदनी, तक्षणी और ब्लेड क्या जाता है, एक ब्लेड आ जाता है। ब्लेड कैसा था, इस तरीके का था, यानी कि उस पर इस तरीके से नुकीले चारों तरफ से क्या लगे थे, नुकीले, जिससे क्या किया जाता था,
जानवर को मारा जाता था। ठीक है, इसको क्या है, दोनों किनारों पर नुकीले धारदार थी। क्या थी, दोनों किनारों पर क्या थी, नुकीले और धारदार थी, जिससे क्या किया जाता था, जानवरों का शिकार किया जाता था। इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, अपन ब्लेड संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लेड संस्कृति कहते हैं। इससे पहले के दोनों काल को, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल को अपन क्या कहते हैं, हिमयुग कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल को अपन क्या कहते हैं, हिमयुग कहते हैं। यानी कि उस समय क्या थी, बर्फबारी ज़्यादा होती थी, यानी कि सतह पर क्या बिछी रहती थी, बर्फ बिछी रहती थी। हिमयुग कैसे कहा जाता है, जिसमें बर्फबारी ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो उस समय क्या थी, बर्फबारी ज़्यादा होती थी, अर्थात बर्फ बिछी रहती थी। इसीलिए निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण को किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो हिमयुग के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो हिमयुग के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन उच्च पुरापाषाण काल के आते आते क्या हो गया था, हिमयुग खत्म हो गया था। क्या हो गया था, हिमयुग क्या हो गया था, धीरे धीरे क्या हो गया था, खत्म हो रहा था। क्या हो रहा था, हो रहा था। जबकि निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण किसके अंतर्गत आते हैं, हिमयुग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इस समय क्या था, उच्च पुरापाषाण काल के आते आते क्या था, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगा था। क्या था, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगा था। ठीक है, इस काल में ही आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस की उत्पत्ति हुई थी। आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस की उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो उच्च पुरापाषाण काल में ही मानी जाती है। यानी कि आधुनिक मानव, कौन सा, आधुनिक मानव, यानी कि हम आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो उच्च पुरापाषाण काल में मानी जाती है। ठीक है, और इस युग को हम हिमयुग की समाप्ति का युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च पुरापाषाण काल को क्या कहते हैं, हिमयुग की समाप्ति को युग भी कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल में पहली बार चित्रकारी, कौन सा, उच्च पुरापाषाण काल में पहली बार चित्रकारी एवं नक्काशी का काम किया गया। किसका काम किया गया था, नक्काशी का काम किया गया था। यानी कि उच्च पुरापाषाण काल में क्या हुआ, होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव उत्पन्न हो गया, तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक तो ब्लेड यानी कि ब्लेड बनानी चालू कर दी, जिससे वो आराम से शिकार कर सके। और दूसरा काम क्या कर दिया उसने, चित्रकारी एवं नक्काशी के काम स्टार्ट कर दिए। किसने, आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस मानव ने। कब किए थे, तो उच्च पुरापाषाण काल में किए थे। इस काल में जो भीमबेटकाओं की गुफा है, क्या है, इस काल की जो भीमबेटकाओं की जो गुफा है, उस गुफा में क्या पाए गए हैं, भीमबेटका की गुफा में 1 से 2 मीटर लंबे जानवरों के चित्र पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं, 1 से 2 मीटर लंबे, क्या पाए गए, 1 से 2 मीटर, 1 से 2 मीटर लंबे क्या पाए गए, चित्र पाए गए भीमबेटका की गुफाओं में। जिसमें कौन कौन से चित्र हैं, तो हिरण, किसके चित्र मिलते हैं, हिरण, बारहसिंगा, भालू, ठीक है, भालू, सुअर आदि के चित्र प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं, तो भीमबेटका की गुफा से। ठीक है, इस काल की जो प्रमुख जो चित्रकारी हुई है वो कहाँ हुई है, तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका में। कहाँ पे की गई है, यानी कि आधुनिक मानव ने जो अपनी चित्रकारी की थी, कलाकारी की थी, वो कहाँ की गई थी, भीमबेटका में की थी। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किए थे, 1 से 2 मीटर लंबे चित्र बनाए थे। वो भी किसके बनाए थे, तो जानवरों के बनाए थे, जिसमें हिरण, बारहसिंगा, भालू, सुअर आदि के चित्र शामिल हैं। ठीक है, इस समय मानव ने हरे एवं गहरे लाल रंग का प्रयोग भी करने लगा था। कैसे, हरे एवं गहरे लाल रंग का प्रयोग भी करने लगा था। लाल रंग का प्रयोग भी करने लगा था। किस काल में, उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल में क्या करने लगा था, गहरे लाल रंग का प्रयोग करने लगा था। ठीक है, तो आप बताइए भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, और नक्काशी के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो नक्काशी के साक्ष्य बेलन नदी की घाटी में
लोहदा नाले में, कहाँ पे, बेलन नदी की घाटी में, बेलन नदी घाटी की लोहदा नाला है एक, लोहदा नाला, लोहदा नाला में अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कैसी प्राप्त हुई है? अस्थि निर्मित, अस्थि निर्मित मातृ देवी, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो प्रकृति की पूजा किस मानव ने स्टार्ट की थी? एक इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, प्रकृति की पूजा किस मानव ने की थी। ठीक है, तो नक्काशी के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? जो कि बेलन नदी कहाँ बहती है? तो इलाहाबाद के पास में बहती है, इलाहाबाद के समीप मिले हैं, जहाँ पर नक्काशी का काम किया गया है। यहाँ पर क्या हुई? अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डी पर निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, जिसका काम किसके माध्यम से किया गया था? तो तक्षणी के माध्यम से किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? तक्षणी के माध्यम से किया गया था। ये थे आपके पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को अपन ने कितने भागों में बांटा था? निम्न पुरापाषाण काल, उच्च मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल किसके अंतर्गत आते थे? तो हिमयुग के संदर्भ में आते थे। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल में जो निम्न पुरापाषाण काल में कौन सी संस्कृति का प्रयोग किया जाता था? तो कौर संस्कृति का प्रयोग किया जाता था। इसको हथियारों के आधार पर कितने भागों में बांट लिया गया था? तो 2 भागों में बांट लिया था अपन ने। कौन कौन से थे? पहला था चापर एवं चापिंग संस्कृति और दूसरी कौन सी थी? कुल्हाड़ी संस्कृति यानी कि हैंड एक्स संस्कृति। चापर चापिंग संस्कृति कौन सी जगह की संस्कृति थी? तो उत्तर भारत की संस्कृति थी। जबकि हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी संस्कृति किसकी थी? तो दक्षिण भारत की संस्कृति थी। और ये दोनों जिस जगह पर, ये दोनों ही औजार जिस जगह पर पाए गए हैं वो कहाँ पे पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर का चौतरा जिला है, चौतरा नामक जगह है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में चौतरा नामक जगह है, जहाँ पर ये दोनों ही प्रकार के हथियार या औजार मिले हैं। उसे क्या कहा जाता है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में जिस संस्कृति का प्रयोग किया जाता है औजार बनाने में, उसे क्या कहते थे अपन? फलक संस्कृति कहते थे। क्या कहते थे? फलक संस्कृति कहते थे। और जबकि जो नव पुरापाषाण काल में उच्च पुरापाषाण काल में जिसका प्रयोग किया जा रहा है औजार बनाने में, उसे क्या कहते थे अपन? ब्लेड संस्कृति कहते हैं। ठीक है, इसी उच्च पुरापाषाण काल में ही क्या हुआ? हिमयुग की समाप्ति हुई। ठीक है ना, जो निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल में क्या था? हिमयुग था, उसकी समाप्ति कहाँ होने लगी? उच्च पुरापाषाण काल में होने लगी। और होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव का जन्म भी कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में ही हुआ। ठीक है, इस समय क्या करने लगा था मानव? चित्रकारी और नक्काशी करने लगा था। इसके उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो भीमबेटका में मिलते हैं, जहाँ पर उसने 1 से 2 मीटर लंबी क्या बनाई है? कुछ चित्रकारी की, जिसमें चित्र बनाए, जिसमें कौन कौन के चित्र मिलते हैं? तो हिरण, बारहसिंगा, भालू, सुअर आदि के अपन को चित्र मिलते हैं। ठीक है, और उसने नक्काशी का काम कहाँ किया है? तो बेलन नदी घाटी, बेलन नदी में लोहदा नाला में, बेलन नदी घाटी में एक लोहदा नाला है, जहाँ पर क्या है? एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ पे है ये? तो इलाहाबाद के पास में, यानी कि प्रयागराज के पास में ये मिला है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है, यानी कि आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। पाषाण काल को अपन ने 3 भागों में बांटा था ना, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर अपन ने पाषाण काल पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांट लिया था? 2 भागों में। कितने भागों में बांट लिया था? 3 भागों में बांट लिया था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो आज पुरापाषाण काल खत्म हुआ, आगे आप अपन क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करो यार ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो आप भी थोड़ी करें और वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, इतनी कृपा कीजिए कि शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन आता है, जो घंटी का निशान आता है, उस पर भी क्लिक कर दें, जैसे कि जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर।